हेलो दोस्तों, जय हिंद भारत यूट्यूब चैनल के सर 97 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एंग्लो इंडियन के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोग सभी लोग जानते हो कि लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल व राष्ट्रपति द्वारा। तो आइए जानते हैं एंग्लो इंडियन कौन होते हैं और उनके पास संसद में क्या अधिकार होते हैं, और इनके विषय में खास महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए ज़्यादा बात ना करते पढ़ते हैं एंग्लो इंडियन कौन होते हैं और उनके पास संसद में क्या अधिकार होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 366(2) के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे किसी व्यक्ति को माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 366(2) के अंतर्गत एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हो गए हों। भारत का राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को चुनकर लोकसभा में भेज सकता है। देश में लोकसभा के लिए 552 सीटें हैं, जिनमें से 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और प्लस में 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। लेकिन चुनाव में सिर्फ 543 सीटों के लिए मतदान कराया जाता है, जिनमें से 530 सीटें राज्यों से जबकि 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों में भरी जाती है। यानी ये कह सकते हैं लोकसभा में जो अधिकतम सीटें हैं, सीटों की संख्या जो है 552 है, और जिसपे चुनाव होता है 543 सीटों पर चुनाव होता है, और प्लस 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, तो 545 सीटें ऐसे हो जाती हैं। तो आइए एंग्लो इंडियन शब्द को भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था। तो एंग्लो इंडियन जो शब्द है को भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया था। एंग्लो इंडियन के भारत में आने की शुरुआत उस समय हुई थी जब अंग्रेज भारत में रेल की पटरियां और टेलीफोन लाइन बिछा रहे थे। इस काम को करने के लिए यूरोपियन समाज के लोगों को भारत में बुलाया गया और फिर उन्होंने भारत में ही शादियां की और फिर यहीं बस गए। एंग्लो इंडियन परिवारों में सबसे ज़्यादा संबंध रेलवे से था। देखो, एंग्लो इंडियन जो परिवार था उनका सबसे ज़्यादा संबंध था रेलवे से। इन परिवार के लोग आज भी खुद को रेलवे चिल्ड्रन कहते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय ने 1876 में अपना संगठन बनाया, द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, 1876 में एक संगठन बनाया। ठीक, इसी संगठन के चर्चित अध्यक्ष हुए जबलपुर में पैदा हुए फ्रैंक एंथनी, जो कि बाद में संविधान सभा के सदस्य बने। याद करना, अच्छा प्रश्न है। फ्रैंक एंथनी एक ऐसे ही पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य रहे हैं, फ्रैंक एंथनी, जो कि बाद में संविधान सभा के सदस्य बने। और इन्हीं के आग्रह पर अनुच्छेद 331 जोड़ा गया। संविधान में अनुच्छेद 331 जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के तहत फ्रैंक एंथनी 7 बार बतौर सांसद मनोनीत हुए थे। संसद और विधानसभा में एंग्लो इंडियंस। संसद और विधानसभा में एंग्लो इंडियंस के समय एंग्लो इंडियंस भारत का अकेला समुदाय है जिनका अपना प्रतिनिधि संसद और राज्यों की विधानसभा में मनोनीत करके भेजा जाता है। यदि कुल 543 सीटों में एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई भी सदस्य चुनकर नहीं आता है तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को चुनकर लोकसभा में भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों के चुने जाने की स्थिति में लोकसभा में 545 सीटें हो सकती हैं, मतलब हो जाती हैं। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त करते हैं। प्रश्न इस प्रकार बनता है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा
के लिए मनोनीत करता है। तो अनुच्छेद है 331, ठीक। और अनुच्छेद 331 जो संविधान जुड़वाया किसने? फ्रैंक एंथनी नाम के एंग्लो इंडियन व्यक्ति ने। इसी प्रकार विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह एक इंडियन को सदन में चुनकर भेज सकता है। यदि विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियन चुनाव नहीं जीता है, देखो, यदि कोई विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियन चुनाव नहीं जीता है तो एक एंग्लो इंडियन को सदन में मनोनीत करके राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत भेज सकता है। देखो, लोकसभा में एंग्लो इंडियन 331 के अंतर्गत जाता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और राज्य की विधानसभा में राज्यपाल अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल एंग्लो इंडियन एक सदस्य को मनोनीत करता है। तो लोकसभा में 331 और राज्यसभा में 333। अच्छे प्रश्न। संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक कोई एंग्लो इंडियन सदन में मनोनीत होने के 6 महीने के अंदर किसी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक कोई एंग्लो इंडियन सदन में मनोनीत होने के 6 महीने के अंदर किसी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता लेने के बाद वे सदस्य पार्टी व्हीप से बन जाते हैं और उन्हें पार्टी के मुताबिक सदन में काम करना पड़ता है। मनोनीत सदस्यों के पास वो सारी शक्तियां होती हैं जो आम सांसद के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने के कारण वह राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अच्छा पॉइंट है। देखो, मनोनीत सांसदों के पास सदस्य होते हैं ना, सांसद एंग्लो इंडियन वाले, इनके पास सारी शक्तियां होती हैं जो एक आम सांसद के पास होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने के कारण वह राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। डेरेन ओ ब्रान संभवतः अकेले एंग्लो इंडियन हैं जिन्होंने 1912 में राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला था। हालांकि उन्होंने यह मतदान तृणमूल कांग्रेस से सांसद होने के नाते किया था, ठीक। ये तृणमूल कांग्रेस की ओर से सांसद थे, तभी इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला था, ठीक। यदि ये किसी पार्टी से चुनकर आते हैं एंग्लो इंडियन, तो अब ये मतलब राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। और यदि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं तो ये राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो अच्छा दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपके लिए को कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।